नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पीटी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। यूपी SSSC द्वारा पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया था, लेकिन पाठ्यक्रम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में हैं पीटी एग्ज़ाम को लेके। तो आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि पहले तो हम पाठ्यक्रम को गहराई से समझें कि किस तरह से इस पाठ्यक्रम को आप कवर कर सकते हैं और कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे और कुछ बातें जो पाठ्यक्रम को पढ़ने से भी आप नहीं समझ पा रहे हैं उन सबको जो है हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, जैसे कि पीटी का फॉर्म कब आएगा, पीटी का एग्ज़ाम कब होगा, उसके अलावा शैक्षिक योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, इसके लिए मॉडल पेपर जारी होगा या नहीं जारी होगा, और SSC चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी प्रश्न आप लोगों ने कमेंट में पूछा है। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इसी लेक्चर में। और यूपी SSSC की पीटी परीक्षा यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कैसे पास कर सकते हैं आप, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं अभी से, किस तरह से अभी से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, इन सब बातों को जो है हम इस लेक्चर में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी जो है आप इसका लाभ उठा पाएंगे और आपके मन में जो सवाल हैं वो कुछ कम हो पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिकोड एग्जाम के द्वारा पीटी परीक्षा के लिए स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया गया है, जो सिलेबस आने से पहले ही हम स्टार्ट कर चुके थे और काफ़ी लोग उसमें हमसे जुड़ भी चुके थे। लेकिन सिलेबस आने के बाद हमने अपने जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है कोर्स का, उसमें बदलाव कर लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिस तरह से आपका सिलेबस है डिक्टो उसी तरह से आपको जो है कोर्स कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स इत्यादि सब मिलेगा। तो अगर आप हमारे पीटी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन पीटी लिखकर इस नंबर पर यानी 9506742546 पर भेज दीजिए। आपको सारी बात जो है रिप्लाई करके व्हाट्सएप के माध्यम से बता दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि जो पीटी का प्रावधान है ये निश्चित रूप में अपने आप में एक नया चैलेंज है। नया चैलेंज इसलिए है कि पहले आपको पीटी पास करनी पड़ेगी। पीटी पास करने के बाद जब कोई पर्टिकुलर वैकेंसी आएगी, मान लीजिए कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई, प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आई, राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आई, चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आई, फिर तो आप पीटी अगर पास हैं और तभी आप जो है उसका फॉर्म भर पाएंगे। यानी ये जो है एक कंपलसरी स्टेप हो गया है आपके आगे के जितने भी फॉर्म आएंगे उनको भरने के लिए। तो पीटी को पास करना पड़ेगा। जिस तरह से शिक्षक बनने के लिए आज की डेट में टीटी सीईटी के एग्ज़ाम है, सेम उसी तरह का प्रोविज़न है। तो निश्चित रूप से इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और इसका सिलेबस भी बहुत स्पेसिफाइड आ गया है। उसका लेवल भी जो है ठीक ठाक होगा, जो है डिफ़िकल्टी लेवल, अभी सब उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्रैक कर पाएँ तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं हमारे बैच में, जिसमें आपको सभी सेगमेंट्स में वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जितने भी सिलेबस में सेगमेंट हैं, पीडीएफ में नोट्स मिलेगा और उसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सब जो है आपको एक साथ जो है एक ही पैकेज में उपलब्ध होगा। वीडियोस सारे जो है रिकॉर्डेड होंगे, प्री रिकॉर्डेड, इसलिए आपको ऑनलाइन आने की चिंता नहीं होगी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही जो है लाइव हो पाएगा और उसके बाद जो है हमारा वीडियो छूट जाएगा। ऐसी कोई टेंशन नहीं रहेगी। जब आपके पास समय हो, जितना समय हो, उसके अनुसार आप जो है वीडियो लेक्चर्स को देखिए। नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में हमारे ऐप पर, वीडियोज़ भी हमारे ऐप पर होंगे और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं आप ऐप में, जिससे आप बिना ज़्यादा डेटा यानी दोबारा डाटा खर्च किए बिना जो है वीडियो को कितनी बार भी देखिए। केवल पहली बार जो है जब आप वीडियो को डाउनलोड करेंगे उसी समय आपका डेटा खर्च होगा। तो ये सब कुछ जो है उसकी मेन बातें हैं। बाकी बातें जो है आप ज़्यादा जानकारी इस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कुछ आपके सवालों से, उसके बाद हम सीधे सिलेबस पे आएंगे, स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। फॉर्म कब आएगा? तो देखिए जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि 26-27 मार्च से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो, उसके जो है चुनाव की अधिसूचना लग जाएगी, यानी जो है उसके बाद जो है कोई भी नई गतिविधि नहीं हो पाएगी।
तो ये निश्चित है कि सरकार जो चुनाव में जा रही है वो इस पीटी का विज्ञापन जो है हर हाल में 26 मार्च से पहले, और 26 मार्च तो बहुत दूर है, मार्च में बिल्कुल शुरुआत में ही जो है इसके विज्ञापन आने के बारे में बताया जा रहा है। तो ये तो हो गया विज्ञापन के बारे में। इसकी परीक्षा कब होगी? इसकी परीक्षा मई में हो सकती है, क्योंकि अप्रैल में पंचायत चुनाव निपट जाएंगे और मई में जो है इसकी परीक्षा कराई जा सकती है, जैसा कि जो है सभी पेपर में लगभग जो है, और आयोग के जो चेयरमैन हैं उनका भी बयान इस बारे में आ चुका है। तो इसकी मई में परीक्षा संभावित है, मई से ज़्यादा जून हो सकता है। आप जानते हैं कि ये सरकार का लास्ट ईयर शुरू हो चुका है और सरकार चुनाव में जा रही है, इसलिए उनका निश्चित रूप से एक प्रयास रहेगा कि हम ये दिखा सकें कि हमने बहुत सारी भर्तियां की हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, तो सबसे पहले पीटी कराना जरूरी है, क्योंकि पीटी के बिना बाकी विज्ञापन का कोई मतलब नहीं है। तो पीटी कराकर, पीटी का रिजल्ट निकालकर जल्दी से जल्दी जो है बाकी जितने भी पोस्टों के विज्ञापन आने हैं वो सभी आना शुरू हो जाएंगे। शैक्षिक योग्यता की जहाँ तक बात है, इसमें चूँकि इसको पास करने के बाद आपको ऐसे एग्ज़ाम भी देने हैं कि आप इंटर पास वाले जो है फॉर्म भी भर सकें, साथ में ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकें। तो यहाँ पर जो है ये उम्मीद है कि इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है इंटर निर्धारित की जाएगी या स्नातक निर्धारित की जाएगी, क्योंकि कई सारे ऐसे पद हैं जिसमें न्यूनतम अर्हता इंटर मांगी जाती है। तो इसलिए इसकी शैक्षिक योग्यता जो है न्यूनतम वाली ही रहेगी। आयु सीमा भी जो है, इसमें आयु का जो है कोई बहुत बड़ा बाउंडेशन नहीं होगा, लेकिन जो नौकरियों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, वो न्यूनतम आयु का पालन होगा। आयोग के चेयरमैन के द्वारा ही कहा गया था कि मॉडल पेपर जो है इसका जारी करेंगे, जिससे आप सभी ये जान सकें कि ये जो सिलेबस है ये एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। तो इसका हमको भी इंतजार रहेगा कि मॉडल पेपर जारी हो, क्योंकि हाँ अभी भी जो है सिलेबस में 1-2 बिंदु ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। आपका एक क्वेश्चन ये था CCC चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सामान्य योग्यता होगी। CCC, O लेवल या कोई विशेष डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि, कंप्यूटर का या किसी और भी टेक्निकल फील्ड का, ये सब बाद की बात है। जब आप पीटी पास हो जाएंगे, पीटी पास होने के बाद जब पर्टिकुलर जो है कोई पद आएगा, सीधे सीधे भर्ती वाला पद, जैसे कि कनिष्ठ सहायक का, जिसको हम लोग जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, या लेखपाल का, तब उस पद के अनुरूप अर्हता मांगी जाएगी और उस पद के अनुरूप आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, सारी एलिजिबिलिटी उस पद के अनुरूप होनी चाहिए। ये केवल प्रिलिमिनरी टेस्ट है जिसको आपको पास करना है, और सरकार का ये टेस्ट कराने का ये मंशा है कि वो जो है जो लाखों लाख फॉर्म पढ़ते हैं उनमें से छटनी करके केवल कुछ लोग को सेकेंड स्टेज में भेजे। तो पीटी जो है इसमें कोई भी बहुत विशेष योग्यता और इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जो है इसको दे पाएंगे। अब इसका जो परीक्षा का पैटर्न है और सिलेबस है, इसको हम देखते हैं, और इस पे जो है अच्छे से नज़र डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तैयारी आपको करनी है और आपको निश्चित रूप से अब समय कम मिलेगा। ये समझ लीजिए कि अगर मार्च में फॉर्म आ गया तो मई में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो पीटी हेतु जो है प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, मतलब चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब कुछ उसी में है। कोई सेकंड पेपर नहीं होगा या 2 पाली वाला भी कोई सिस्टम नहीं है, एक ही पेपर होगा 100 नंबर का, जो कि ऑब्जेक्टिव और MCQ यानी बहुविकल्पी वाला होगा, और 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। ये भी जो है बिल्कुल क्लियर कट हो गया। इसका समय जो है 2 घंटे होगा। निगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4 नंबर्स की, 1/4 अंकों की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, डिफ़िकल्टी लेवल। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है सिलेबस का, उसमें लिखा हुआ है डिफ़िकल्टी लेवल जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी ऑब्लिक सीनियर सेकेंडरी ऑफ NCERT। तो इसमें जो है तुलना की गई है NCERT से इसके कठिनाई स्तर की। तो आप ये भी जानते हैं कि चाहे हम PCS की तैयारी करते हैं, IAS परीक्षाओं की तैयारी करते हैं,
या और कोई अन्य हायर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनमें भी हम एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। ये माना जाता है कि एक फाउंडेशन बनाने के लिए, एक बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी भले कहने को आसान हो कि 9 से 12 तक की हमको पढ़नी है, लेकिन उसका भी अपना एक स्तर है, अच्छे खासे जो है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। यानी डिफ़िकल्टी लेवल जो है इसका मीडियम रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होगा पीसीएस जैसा, लेकिन एक मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल जो है, एक मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल इसका होगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और दूसरी बात है, चूंकि ये एक छटनी वाली परीक्षा है, यानी लाखों फॉर्म जो आएंगे उसमें से केवल कुछ लाख लोगों को, मान लीजिए 10 लाख आए तो उसमें से कुछ लोगों को जो है हमको पीटी पास कराकर आगे ले जाना है, जो बाकी जो है अन्य भर्तियों के फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से पेपर इस तरह का बनाया जाएगा कि केवल जिनकी अच्छी तैयारी होगी और सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी जो है सिलेबस में सेक्टर्स हैं, डायमेंशंस हैं, जो सबको जो है एक कायदे से तैयारी करेगा, सभी को एक साथ लेके चलेगा, वही इस पीटी को निकाल पाएगा। तो पीटी जो है इतना आसान भी नहीं होगा, आप ये जो है समझ सकते हैं। तो देखिए अब एक बात यहाँ पर आ गई कि एनसीईआरटी लेवल की बात कर दी गई। तो जब एनसीईआरटी लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये भी निश्चित रूप से समझ लीजिए कि अगर बेहतर यही होगा कि आप जो है एनसीईआरटी की बुक्स को ही आधार बनाकर अपनी पढ़ाई करें। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप 9 to 12 तक की जो है एनसीईआरटी जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उसको जो है उनसे तैयार करें। अब ये जो है इस तरह से क्रम वाइज जो है सिलेबस दिया है। अब इस सिलेबस की जो है कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। अच्छी बात सबसे क्या है कि सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड कर दिया है कि आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको एक से लेके और जितने जो है यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, और ये भी निर्धारित है कि 5 प्रश्न आएंगे। पहले क्या होता था, पहले जो है यूपीएससी की वैकेंसी आती थी, उसमें लिखा जाता था सामान्य ज्ञान के 25 या 50, जितने भी जिस तरह के भी वो वैकेंसी हो। तो अब सामान्य ज्ञान जो है काफ़ी वाइड चीज़ हो गई, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ आता है। तो अब किस सेक्शन से क्या ज़्यादा आएगा, हिस्ट्री ज़्यादा आएगी कि ज्योग्राफी ज़्यादा आएगी कि पॉलिटी ज़्यादा आएगी या साइंस ज़्यादा पूछा जाएगा, इस बारे में कोई भी अंदाज नहीं लगता था। तो एक चीज़ तो ये अच्छी हो गई कि आपका ये फिक्स हो गया है कि इस सब्जेक्ट से, इस सेगमेंट से इतने ही टॉपिक आएंगे और इतने ही टॉपिक में हमको इतने क्वेश्चन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि अब आपको मजबूरी हो गई है कि आप जैसे कुछ चीज़ों को छोड़ देते थे उस तरह से आप नहीं छोड़ पाएंगे। हिस्ट्री में अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता या प्राचीन भारतीय इतिहास को नहीं पढ़ते थे और एक आध क्वेश्चन उससे आ जाते थे तो आप जो है उसको टैकल कर लेते थे, चाहे गेस करके या जो है मेमोरी के आधार पर उत्तर दे लेते थे। लेकिन अब ये तय है कि हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो एनसीईआरटी, आप यहाँ पर किताबों की भी यहीं चर्चा कर लें तो देखिए, एक तो सामान्य ज्ञान लेवल की कोई बुक ले लीजिए, चाहे वो ल्यूसेंट ही हो, क्योंकि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा, फैक्ट वाले क्वेश्चन गलत ना हो। और सबसे अच्छी बात है कि आपके पास सिलेबस स्पेसिफाइड है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना यहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा आपको फिलहाल इस परीक्षा के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा जो मैंने आपसे कहा कि ल्यूसेंट के अलावा अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ सकें तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। मुझे तो ये भी लगता है कि चूंकि इसमें एनसीईआरटी शब्द का यूज़ कर दिया गया है तो हो सकता है पेपर को बिल्कुल एनसीईआरटी से ही बना दिया जाए, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए या एनसीईआरटी सार पर जो है आधारित कई सारी बुक्स आती हैं, जैसे दृष्टि प्रकाशन की भी आती है, महेश वर्णवाल साहब की भी आती है, और महेश वर्णवाल की जो है पूरी एनसीईआरटी की हर बुक आती है अलग अलग जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। उसके अलावा कई और भी प्रकाशन हैं जो एनसीईआरटी पर बेस्ड पुस्तकें जो है देते हैं, तो आप देख कर जो है अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं।
तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पर बेस्ड बुक्स पर जो है अगर आप बेसिकली एनसीईआरटी से पढ़ें तो अच्छा है, साथ में ल्यूसेंट रखें। तो अब आपको जो है इसमें क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ना आपको शुरू कर देना चाहिए, जो भी आपके पास बुक हो उसकी। दूसरा हमारा सेगमेंट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है, वो जिसमें नेशनल मूवमेंट सारे आते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं 5 अंक जो है, यानी 5 क्वेश्चंस इससे आएंगे। तो 5 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस आपके सामने है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 का एक्ट जो है वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उससे पहले भी जो है कई सारे एक्ट आए 1909, 1919 वाले। तो जितने भी जो है इस तरह के मॉडर्न हिस्ट्री के समय में एक्ट आए हैं उनको आप देख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनको आप अगर डीपली पढ़ लेते हैं, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निश्चित है कि जो है इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर एक चर्चा आप लोग की और हो रही थी कि इस पूरे सिलेबस में यूपी कहीं पर नहीं है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को जो है कहीं पर स्पेसिफाइड तरीके से नहीं लिखा गया है। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी और सभी के लिए हैरान करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा में और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का नाम ही ना हो। लेकिन ऐसा संभव भी नहीं है। आप जानते हैं कि जितने सेगमेंट हैं यहाँ पर यूपी जीके को एक अलग सेगमेंट ट्रीट ना करते हुए, अब जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसमें उस सेक्शन में आ सकते हैं, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी में आ सकते हैं, यूपी के करंट अफेयर्स जो है 10 क्वेश्चन वाला सेक्शन दिया गया उसमें आ सकते हैं। बाकी जीके में जो है कला संस्कृति और जो है भाषा बोली त्योहार सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ पर यूपी के मतलब ये है कि यूपी को स्पेशली एक अलग सेगमेंट ना बना के यूपी को इसमें हाइड कर दिया गया है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यूपी नहीं पूछा जाएगा तो ऐसा मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो भूगोल का सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल, अब ध्यान रखिएगा ये जितने 6 टॉपिक है ये इसके अंदर आते हैं। तो ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि भारत एवं विश्व की नदियाँ तथा नदी घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। यानी कि ये जो 6 टॉपिक हैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये दोनों के हिसाब से दोनों आपको तैयार करने। कहीं इसको ये ना समझिएगा कि आपको जो है इंडिया का जो है भूजल संसाधन पढ़ना, इंडिया की नदियाँ पढ़नी है। उसके बाद अलग से यहाँ दिया है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, जो टाइम जोन है, और जनसांख्यिकी परिवर्तन यानी कि जनगणना वाला। और जनसांख्यिकी परिवर्तन का मतलब है किस तरह से जो है जनसंख्या में बदलाव आता है। तो एक तरह से जनगणना का जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो है, और उसके अलावा जनगणना के जो सिद्धांत होते हैं जनसांख्यिकी के, उसमें जो है कई फेज में उसको बांटा गया है, तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड जो है। इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्लियर कट आपको जो है पता है 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, और योजना आयोग के बारे में और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में क्वेश्चन आएंगे। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत की प्रणाली है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उस जहाँ पर जो है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी दोनों होती है। हरित क्रांति के बारे में, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये जो है हो गया। फिर 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन और आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तन आया। फिर 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो है निम्न क्षेत्रों में यानी कृषि, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये क्या सुधार आए इसके बारे में, और इससे रिलेटेड योजनाएं सारी इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, अब इसमें जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा जिसमें पूरा न्यायपालिका आपको पढ़नी पड़ेगी, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय यानी जो है
पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है जितनी संस्थाएं हैं उसको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये 5 नंबर का 5 क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसी तरह से सामान्य विज्ञान में यहाँ पर लिखा हुआ प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, मतलब ये जो है हाई स्कूल लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। पहली चीज़ तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इनसे मिलाकर कुल 5 प्रश्न आएंगे। आप जानते हैं बायोलॉजी से ज़्यादा आएंगे, उधर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री से कम पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित में भी आपका सिलेबस बिल्कुल स्पेसिफाइड है, पूरी अंकगणित आपको नहीं पढ़नी होगी। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, गणित के नाम पे आपको पूरे के पूरी गणित पढ़नी पड़ती थी। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये सभी जो है इतने ही टॉपिक आपको जो है प्रारंभिक अंकगणित में पढ़ने हैं। तो आप आर.एस. अग्रवाल इत्यादि कोई किताब लेकर जो है इसकी प्रैक्टिस केवल इन्हीं चैप्टर्स की अच्छे से कर डालिए, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से या जैसे भी आप जो है अब तक करते आए हैं। तो अगर आपके इतने टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे तो आपका गणित का जो है जो 5 नंबर है ये लगभग फिक्स हो जाएगा। सामान्य हिंदी में भी कोर्स को लिमिट कर दिया गया, क्योंकि सामान्य हिंदी भी अपने आप में एक बड़ा सिलेबस था जब पहले ये एक जो है स्वतंत्र खंड के रूप में पूछा जाता था। अब मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और टॉपिक्स आपके सामने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स हैं। तो 9 टॉपिक्स में से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां और लेखक और रचनाएं। सामान्य शुद्धियों में आपकी वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धियां आ जाएंगी। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो बोलने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन जो है उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ये बहुत टफ जो है सेगमेंट नहीं है। हिंदी में जो जितने भी टॉपिक्स हैं बड़ा अच्छा चयन किया गया है यहाँ पर जो है, और इसमें निश्चित रूप से आप 5 में 5 नंबर पा सकते हैं। हिंदी के लिए आपको जो है कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब, हरदेव बारी, पृथ्वीनाथ पांडे इत्यादि ले लीजिए और उससे जो है आपका ये जो 8-9 टॉपिक हैं ये कवर हो जाएंगे। बस इसको अच्छे से पढ़िए और ऐसा डीपली पढ़ लीजिए कि इसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से निकल के आएगा। क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा कि सिलेबस भले लिमिट किया गया है लेकिन क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा वो आपको एक अलग तरीके का देखने को मिलेगा। बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चंस जो है मेरे अनुसार पीटी में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, छठनी परीक्षा है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर इसमें सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश को भी शामिल किया गया है। 5 नंबर का जो है ये सेगमेंट होगा। और इसमें अंग्रेजी व्याकरण, अब यहाँ पर थोड़ा सा दुविधा कर दी कि अंग्रेजी व्याकरण में जो है क्या हो सकता है। तो सामान्य चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, एडवर्ब, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब जो है, अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स, तो ये सब जो है इसमें आप जो है पढ़ लीजिए, जो हाई स्कूल लेवल तक जो है ग्रामर में होता है। और इसी में जो है आपका अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी होंगे। तो अगर एक अपठित गद्यांश दिया होगा तो कम से कम 2 प्रश्न तो उस पर भी बनेंगे, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि अंग्रेजी व्याकरण जो है का बहुत ज़्यादा वेटेज यहाँ पर नहीं रह जाएगा, बहुत ही सामान्य से उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग में चलते हैं। यहाँ पर भी लिमिटेड सिलेबस है। बृहत एवं लघु क्रम, रैंकिंग, रिलेशनशिप वाले, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और निर्णय। तो ये जो है पूरा 5 नंबर का ये सेगमेंट होगा। और इतने टॉपिक्स को जो है आप किसी भी बुक से, जो जिससे भी प्रैक्टिस करते हैं, एसएससी लेवल की भी कोई भी अगर आप बुक ले लेते हैं रीजनिंग की, तो आप उससे जो है इन पे जितने ज़्यादा प्रश्न का हो अभ्यास करते रहिए, ये आपका जो है तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर्स को स्पेशली 10 अंक दिए हैं। ये अच्छी बात है कि 100 में 10 नंबर जो है करंट अफेयर्स को दिया है। तो कम से कम करंट अफेयर्स का जो है सिलेबस में सम्मान रखा गया है, क्योंकि करंट अफेयर्स हर परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर भी उसको महत्व दिया गया। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा आपको यूपी करंट अफेयर्स भी इसी में पढ़ना होगा। उसके लिए भले स्पेशली यहाँ पर नहीं लिखा है, तो भारतीय एवं वैश्विक, भारतीय के अंतर्गत जो है राज्यों का करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, जिसमें आपका यूपी भी आता है।
तो समसामयिकी में जो है 10 नंबर। इसके लिए जो है आप कोई भी एक मैगजीन जो रेगुलर फॉलो करते हैं उसको जो है लगातार पढ़ते रहिए। और अगर ये मई में एग्ज़ाम होता है तो ये मान के चलिए कि आपको लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर्स कम से कम तैयार होना चाहिए। तो ये जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट क्या आती है, लेकिन जब भी डेट आए उससे आप ये समझ लीजिए कि आपको 9 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स कम से कम पढ़ना है। अब ये सेगमेंट जो है जिसको जीके या जो है जनरल अवेयरनेस नाम दिया गया है, इससे पूरे से 10 प्रश्न आएंगे और इसमें जो है सिलेबस बड़ा रखा गया है। हालांकि ये इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बिल्कुल टिपिकल ल्यूसेंट वाले टॉपिक हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश, अब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सीमावर्ती देश जो है, उनके बारे में किन से क्या क्या सीमाएं लगती हैं, कौन जो है किस राज्य से टच होता है, और उस देश की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, वहाँ पर वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वहाँ के राजनीतिक आर्थिक सब चीज़ें जो है और सब कुछ जो है इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर देश, राजधानी और मुद्राएं, तो विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी जो है राजधानियाँ और मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें किसी तरह इसका प्रश्न बन सकता है। विशेषकर जो है भारत के जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियाँ जो है और उनके बारे में जो विशिष्ट चीज़ें हैं वहाँ की, जैसे कि वहाँ पर राजकीय पुष्प क्या है, वहाँ का राजकीय पशु क्या है, तो इस तरह के प्रश्न जो है इसमें निकल के आ सकते हैं। फिर ये तो पॉलिटी से जुड़ा हुआ जो है करंट मतलब जीके हो गया। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। अब इसमें आपको जो है ये पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय संसद की संरचना क्या है, जो टिपिकली हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान क्या स्थिति है, किन राज्यों में विधानसभाएं हैं, किन में विधान परिषदें हैं। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, तो इसमें भी लास्ट के जो है 6 महीने 7 महीने के जितने भी नेशनल इंटरनेशनल डेज हों उसको पढ़ लीजिए। जो है विश्व के जितने भी बड़े संगठन हैं, जैसे WHO है, WTO है, WMO है, तो इनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में सामान्य जानकारी जो है आपको पता होना चाहिए। भारत के जितने पर्यटन स्थल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, कोई भी मंदिर है तो ये जो है आप ये समझ लीजिए कि जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन उससे। फिर भारत की कला एवं संस्कृति, अब इसमें भारत के मंदिर हैं, भारत की जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं, भारत की बोलियाँ, भाषा, शैली, तो इसमें जनजातियाँ भी यहीं पर आ जाएंगी कला संस्कृति में। भारत एवं विश्व के खेल, भारत के जितने भी अनुसंधान संगठन हैं, इसमें ध्यान रखिएगा जितने भी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, ये पूरी लिस्ट जो है जीके की बुक्स में मिल जाती है, ल्यूसेंट जैसी बुक्स में। फिर प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इसमें करंट की भी और पुरानी भी सब जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। पुरस्कार और उनके विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो आपने देखा कि जो सेगमेंट्स जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड तरीके से नहीं आ पाए थे, जैसे कि सामान्य विज्ञान है, ये सब पॉलिटी वगैरह यहाँ पर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर आपने देखा था कि पर्यावरण का कहीं नाम नहीं था और भी जो है कई सारी चीज़ों का नहीं था, तो उनको इन्होंने क्या किया, उसको इन्होंने जो है सामान्य जागरूकता में डाल दिए। यहाँ पर जो है जरूर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन जो है यहाँ पर ये 10 नंबर का सवाल है, इसलिए जो है आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आप देखिए 30 नंबर के ये आखिरी के 3 हैं, जिसमें जो है अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो 13 नंबर पे जो है ये तो हिंदी का एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, जिस तरह से पहले भी UPSSC के पेपर्स में जो है अपठित गद्यांश और उन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते थे। तो ये 2 गद्यांश होंगे और प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे, यानी 5 गुणे 2 कुल 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत टफ नहीं है, इसमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, अब ये यहाँ पर जो है डेटा इंटरप्रिटेशन वाला, जो मैथ और रीजनिंग में आप लोग पढ़ते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों का विश्लेषण, उसमें जो है क्या है, इसमें ग्राफ आपको दे दिया जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी UPSSC में आते रहे हैं, कुछ पुराने प्रश्नों को देखेंगे आप तो जो है आपको अंदाज लग जाएगा।
तो ग्राफ दिया जाएगा, उसमें कुछ डेटाज होंगे और ये ग्राफ कितने दिए जाएंगे, 2 प्रश्न इस पे होंगे और उनमें से 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर दे दिया गया कि किसी स्थान पर पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं और बच्चे इतने हैं और उनका ईयर वाइज ब्रेकअप दे दिया गया। एक तरफ जो है कि 10 साल पहले इतने थे, 20 साल पे इतने हो गए और 30 साल पे इतने हो गए। तो उन पर जो है कुछ प्रश्न बना दिए कि बताइए कि 10 साल पहले जो है बच्चे कितने थे या 20 साल पहले पुरुष महिला का अनुपात कितना था। इस तरह के प्रश्न जो है इस पे आ जाएंगे। फिर लास्ट जो इसमें सेगमेंट है ये टेबल वाले, मतलब इसी तरह के प्रश्न होंगे लेकिन उसमें टेबल में डाटा होगा वो डाटा इंटरप्रिटेशन का ही, और डाटा इंटरप्रिटेशन पर ही आधारित इसमें 2 आपको टेबल्स दी जाएंगी जिसमें से प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे। यानी यहाँ पर भी आपको 5 × 2 बराबर 10 प्रश्न हल करने रहेंगे तालिका से। तो ये जो है रीजनिंग की बुक्स में, मैथ की बुक्स में जो है डाटा इंटरप्रिटेशन वाला जो चैप्टर है इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जिससे आप समय से जो है डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल को हल कर सकें। तो अब चूंकि आप देख रहे हैं कि ये 2 सेक्शन ही 20 नंबर के, मतलब 100 का कुल पेपर है उसमें से 20 नंबर जो है डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है और 10 नंबर जो है आपका अपठित गद्यांश हिंदी से है। तो ये 30 नंबर भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, तो इसको आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते, इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सिलेबस को भी एनालाइज कर लिया। सवाल तो आपके पास बहुत सारे हैं लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका अभी जवाब नहीं दिया जा सकता है। वास्तविकता ये है कि अभी कई सारे जो है इस परीक्षा के बारे में खुलासे होने हैं कि कितने प्रतिशत लोगों को पास कराया जाएगा, या पहले से ही एक कोई कट ऑफ बता दी जाएगी कि 70% के ऊपर जो पाएंगे वही जो है पेट क्वालिफाइड माने जाएंगे, नीचे वाले नहीं माने जाएंगे। तो एक्चुअल में रिजल्ट का क्या बेसिस रहेगा, ये जो है अभी UPSSC का जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा पेट का फॉर्म भरने के लिए, ये सब चीज़ें उस समय ही एक्चुअल में पता चल पाएंगी। इसलिए कयास लगाने से या मैं आपको कुछ भी जो है अपने मन से बता दूं उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब कोई ऑथेंटिक जानकारी उसके बारे में मिलेगी, परीक्षा के मतलब पेट के जो है स्वरूप के बारे में, तो अब हम जो है उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जान लीजिएगा कि पेट क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग है इसलिए ये कठिन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी लेवल पर ही ये प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छांट कर केवल वो लोग जो बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करेंगे उनको आगे नौकरियों के भर्ती के लिए एलिजिबल तैयार किया जाए। तो दोस्तों बाकी कुछ सवाल हो आप निश्चित रूप से पूछिएगा, आपको जो है उत्तर देने का प्रयास करूंगा मैं जो है। और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स से जुड़ जाइए। तैयारी शुरू हो चुकी है और वीडियोस लगातार इसमें अपडेट हो रहे हैं, नोट्स अपडेट हो रहे हैं, तो इसमें आप जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।